Good evening, students. So, this is our lecture number 8 on the Bharati Sakshi Adhiniyam 2023, and today we are going to cover 4 topics in our lecture number 8. First, we will try to understand what is appraisal of facts. Then, we will conclude our discussion with section 168 subsection 1 proviso. Then, we will do section 3 BSA along with the explanation जो मैंने छोड़ दिया था पीछे और मैंने आपको बोला था कि मैं इसको बाद में कवर करूंगा. एंड एट लास्ट वी विल कवर सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 BSA. ठीक है. आज वैसे तो ये सेक्शंस को मैंने थोड़ा बहुत आपको समझाया है पिछले लेक्चर्स में, लेकिन आज एकदम डिटेल में इन सेक्शंस को समझ लेंगे और इनकी डिस्कशन को कंक्लूड करेंगे. देन नेक्स्ट लेक्चर विच इज गोइंग टू बी वेरी इंपॉर्टेंट, वहां से हम लोग सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 शुरू करेंगे. इज दैट क्लियर? अब अगर आप मेरे लेक्चर को पहली बार देख रहे हैं तो मैं आपको बता दूं कि जो भी मैं ये लेक्चर सीरीज बनाता हूं इसके नोट्स मैं पीडीएफ फॉर्मेट में टेलीग्राम ग्रुप पे अपलोड करता हूं. वो ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए. वहां पर जो भी रीसेंट अपडेट्स आते हैं विद रिगार्ड टू जुडिशरी, जो भी जुडिशियल एग्जाम्स होने वाले हैं वो, एंड अलॉन्ग विद दैट जो भी मैं ये लेक्चर्स बनाता हूं इनके नोट्स मैं वहां पर फ्री ऑफ चार्ज अपलोड कर देता हूं. ठीक है. सो ज्वाइन दैट ग्रुप. उस ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. शुरू करते हैं अपने लेक्चर को. तो लास्ट लेक्चर में हमने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को समझा था. हमने ये समझा था कि जब एडमिसिबिलिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड एविडेंस की बात आती है तो किस स्टेज पे आप क्या प्रोड्यूस कर पाओगे, ये हमने समझा था. तो हमने इसमें ये समझा था कि सबसे पहले आपको क्या लाना पड़ता है. सबसे पहले किस चीज की एडमिसिबिलिटी होती है? सबसे पहले देयर विल बी एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस. Subsequent to this, there will be reliability of evidence. Then there will be admissibility of fact. And at last, there will be reliability of fact. ठीक है. ये पर्टिकुलर स्टेज होता है एविडेंस और फैक्ट को प्रोड्यूस करने का, उसको एडमिट करने का और उस पर रिलाय करने का. इसको हमने बहुत ही डिटेल में समझा था, बट अप्रेजल को समझने के लिए मैं एक बार ना इसको दोबारा आपको रिवाइज करवा दे रहा. ठीक है. अब इसको रिवाइज कराने के लिए ना मेरे पास एक बहुत अच्छा केस है. ठीक है. अब मैंने इसको बहुत पहले पढ़ा था तो एग्जैक्टली ईयर मुझे याद नहीं है. इट्स पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश. इसके फैक्ट मैं आपको समझा देता हूं एंड इसके फैक्ट को समझ के हम एक बार इसके फैक्ट्स को इस पर अप्लाई करेंगे. ठीक है. तो पप्पू वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में क्या हुआ था? देयर वाज दिस गाय द एक्यूज्ड पप्पू. ठीक है. एक बार क्या हुआ, ये कुछ बच्चे खेल रहे थे. ठीक है. सपोज दिस इज अ ग्राउंड. यहां पे कुछ बच्चे खेल रहे हैं. ठीक है. ये यहां पर जाता है पप्पू. यहां पर कुछ बुशेस होते हैं, बुशेस और ट्रीज होते हैं. ठीक है. इनमें से एक बच्चे को ये बोलता है कि आओ मेरे साथ आओ, मैं तुमको कुछ दिखाता हूं. ऐसे मतलब बहला फुसला के वो उसको अपने साथ ले जाता है बच्चे को, और उसको वो बुशेस के पीछे ले जाता है. ठीक है. बुशेस के पीछे ले जाने के बाद उस बच्चा मतलब बेसिकली बच्ची थी, एक लड़की थी. उस लड़की के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता. ठीक है. अब शाम हो जाती है. ठीक है. शाम होने के बाद क्या होता है कि जो लड़की की माँ होती है वो बहुत चिंतित हो जाती है कि उसकी बच्ची अब तक घर नहीं आई. ठीक है. तो वो क्या करती है ना, मतलब ये सपोज ऐसे कई सारे घर हैं. ठीक है. उसके नेबर में कई सारे घर हैं, ये रोड है. तो वो एक एक घर में जाके ना पता लगाने लगी कि मेरी बच्ची कहाँ है. और जब भी वो किसी घर में जा रही थी ना वो चिल्ला रही थी कि शायद पप्पू ने मेरे बच्चे को उठा लिया, पप्पू ने मेरे बच्चे को उठा लिया. क्योंकि हो सकता है कि पप्पू की नज़र उसकी बच्ची के ऊपर बहुत पहले से रही हो और उसकी माँ ने, बच्ची की माँ ने ये ऑब्जेक्ट किया हो कि मेरी बच्ची से दूर रहा करो. ठीक है. फिर वो पप्पू के घर भी जाती है. ठीक है. ये पप्पू का घर है, वो पप्पू के घर भी जाती है, लेकिन पप्पू अपने घर में नहीं मिलता. तब उसका शक और बढ़ जाता है और उसकी टेंशन भी और बढ़ जाती है. तो वो क्या करती है, वो तुरंत भागे भागे पुलिस थाने जाती है, पुलिस स्टेशन जाती है और वहां पर एफआईआर दर्ज करवा देती है. ठीक है. अब एफआईआर दर्ज करवाने के बाद पप्पू जो है उसको इन्वेस्टिगेशन में इन्वॉल्व किया जाता है, क्योंकि एफआईआर में वो लिखवाती है कि मेरे को सस्पिशन है कि पप्पू ने ही मेरी बच्ची को गायब किया है. ठीक है. तो पप्पू को इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड किया जाता है. ठीक है. उसके बाद पप्पू जो है वो पुलिस के सामने एक कन्फेशन देता है कि जो लड़की है ना उसकी लाश कहाँ है मुझे ये पता है. ठीक है. फिर वो पुलिस वालों को ना एक, रुकिए मैं यहां समझा दे रहा. ठीक है. फिर वो पुलिस वालों को एक रिवर बैंक के पास लेके जाता है.
ठीक है। रिवर बैंक मतलब एक रिवर का किनारा, यहां पर लेके जाता है और बोलता है बच्ची जो है वो यहीं पर है। तो फिर खुदाई करने के बाद जो बच्ची है उसकी लाश मिलती है वहां से। ठीक है, खुदाई करने के बाद बच्ची की जो लाश है वो वहां से मिलती है। ठीक है, अब यहां पर इस पर्टिकुलर केस में हमारे पास फैक्ट इशू क्या है? अगेन मैंने आपको बताया था कि क्रिमिनल केस में फैक्ट इशूज क्या होते हैं? इंग्रेडिएंट्स ऑफ द ऑफेंस। तो एज फैक्ट इशू रिलेटेड टू मर्डर, रिलेटेड टू द चार्ज ऑफ मर्डर, पहला क्या? कॉजिंग ऑफ डेथ। द फर्स्ट इंग्रेडिएंट इज कॉजिंग ऑफ डेथ एंड द सेकेंड इज इंटेंशन टू कॉज डेथ। ठीक है, विथ रिगार्ड टू रेप, विथ रिगार्ड टू द चार्ज ऑफ रेप, पहला सेक्सुअल इंटरकोर्स, और क्योंकि ये एक बच्ची थी मतलब इसकी उम्र 5-6 साल थी, तो यहां पर इसका कंसेंट तो वैसे भी मैटर नहीं करता। ठीक है, ओनली सेक्सुअल इंटरकोर्स नीडेड टू बी स्टैब्लिश्ड। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। अब इस पर्टिकुलर फैक्ट जो मैंने आपके सामने प्रेजेंट किया है, इसमें रेलेवेंट फैक्ट्स क्या क्या है बताइए? इसमें रेलेवेंट फैक्ट क्या क्या है? पहला, मदर का सस्पिशन, मदर सस्पिशन। हमने जब संतोष कुमार सिंह पढ़ा था तो क्या रेलेवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में जो उस लड़की की मां का जो सस्पिशन गया था संतोष के ऊपर, उसको हमने इंक्लूड किया था? बिल्कुल किया था। तो जो मां का सस्पिशन डायरेक्ट पप्पू के ऊपर, इतने सारे लोग हैं किसी के ऊपर भी जा सकता था, डायरेक्ट पप्पू के ऊपर ही क्यों गया? तो मां का पप्पू के ऊपर सस्पिशन जाना, इट वॉज ऑल्सो अ रेलेवेंट फैक्ट। तो पहला रेलेवेंट फैक्ट ये हो गया, मदर सस्पिशन। सेकेंड क्या हो गया? सेकेंड क्या हो गया? लास्ट सीन थियरी। जैसे कि मैंने आपको बताया कि कुछ बच्चे ग्राउंड में खेल रहे थे, ठीक है, और पप्पू आया, एक लड़की को बोला मेरे साथ आओ, और उसको बुशेस के पीछे ले गया। तो आखिरी बार उस लड़की के साथ किसको देखा गया था? पप्पू को देखा गया था। तो हम इसे कहते हैं लास्ट सीन थियरी। हम इसको आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, मैं भी आपको बस ऐसे समझा दे रहा। लास्ट सीन थियरी क्या होता है कि अगर मान लो किसी इंसान के साथ ऑफेंस कमिट हुआ है, उसका मर्डर कॉज हुआ है या कुछ भी उसके साथ हुआ है, मतलब मर्डर हुआ है स्पेसिफिकली, क्योंकि अगर वो जिंदा है तो बता ही देगा। ठीक है, अगर उसका मर्डर हुआ है और आप आखिरी बार उस इंसान के साथ देखे गए थे, तो इसको हम कहते हैं लास्ट सीन थियरी। एंड यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर होता है, आपके ऊपर आता है। अगर लास्ट सीन थियरी स्टैब्लिश हो गई कि आपको आखिरी बार उसके साथ देखा गया था, तो प्रिजम्पशन यही रेज होगा कि आपने ही वो मर्डर कॉज किया है। इज दैट क्लियर? प्रिजम्पशन यही रेज होगा कि आपने ही वो मर्डर कॉज किया है। यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर आएगा कि आप बताइए कि आप उस इंसान के साथ आखिरी बार नहीं थे, या फिर अगर आप उसके साथ आखिरी बार थे तो आपका इसमें कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है, कमीशन ऑफ क्राइम में कोई भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। ठीक है, ये दूसरा रेलेवेंट फैक्ट हो गया। थर्ड, पप्पूज नॉलेज अबाउट द डेड बॉडी। पप्पू को यह पता था कि डेड बॉडी कहां पर है। उसने रिवर बैंक के पास पुलिस ऑफिसर को लेके गया, बोला देखो यहीं पर खोदोगे तो यहां बच्ची की लाश मिल जाएगी। ठीक है, जब लड़की का बाद में पोस्टमार्टम हुआ, जब उसका मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ, तो वहां पर सेक्सुअल इंटरकोर्स भी स्टैब्लिश हुआ था। ठीक है, अब मेरी बात को बहुत ध्यान समझिए। अब ये ना लास्ट सीन थियरी को हम पकड़ते हैं। ठीक है, अब यहां पर कई सारे विटनेसेस हैं। ठीक है, यहां पर कई सारे विटनेसेस हैं जिन्होंने देखा होगा कि पप्पू जो है वो उस लड़की को बुशेस में लेके जा रहा था। अब उन विटनेसेस को एज ए प्रोसिक्यूशन विटनेस कोर्ट में बुलाया जाएगा। ठीक है, तो क्या उन विटनेसेस को कोर्ट में बुलाया जा सकता है? क्या उनको, देखिए यहां पर हमारे पास एक फैक्ट है, एक रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, रेलेवेंट फैक्ट क्या है लास्ट सीन थियरी का? बिकॉज ये जो पर्टिकुलर लास्ट सीन थियरी है, इट फॉल्स अंडर सेक्शन 4 to 50। ठीक है, तो इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। तो अभी इस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करने के लिए, इस पर्टिकुलर फैक्ट को प्रूफ करने के लिए जो प्रोसिक्यूशन है वो विटनेसेस को बुलाएंगे। ठीक है, अब वो विटनेस जो आके अपना टेस्टिमनी देंगे, तो पहले ये बताइए क्या वो विटनेस आके एविडेंस दे सकते हैं विथ रिगार्ड टू दिस फैक्ट ऑफ लास्ट सीन थियरी? यस। क्या लॉ इसको अलाउ करता है? अलाउ करता है। तो क्योंकि लॉ उसको अलाउ करता है, तो पहले आपका आ गया एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, हम लास्ट सीन थियरी को समझ रहे हैं। हमने लास्ट सीन थियरी के फैक्ट को रेस किया कि लास्ट टाइम लड़की के साथ पप्पू को देखा गया था। अब वहां पर क्योंकि पप्पू को लास्ट टाइम लड़की के साथ देखा गया था, तो इसको आपको प्रूफ भी करना पड़ेगा। और लास्ट सीन थियरी जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट है। ठीक है, तो उस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करने के लिए अब आप एविडेंस दोगे। तो क्या यहां पर इस रेलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करने के लिए एविडेंस दिया जा सकता है? यस। ठीक है, तो इसीलिए पहले आएगा एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, बिकॉज ये एविडेंस हम दे सकते हैं, लॉ हमें अलाउ करता है। ठीक है, अब उसके बाद
जब इन पर्टिकुलर विटनेसेस का चीफ हो गया, क्रॉस हो गया, तो उसके बाद मान लो जो उनकी क्रेडिबिलिटी थी वो स्ट्रक ऑफ नहीं हुई, तो नाउ वी कैन रिलाई अपॉन द एविडेंस और रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, नेक्स्ट हमने खाली एक फैक्ट ट्रेस किया था, हमने खाली एक रेलेवेंट फैक्ट ट्रेस किया था कि यहां पर ये लास्ट सीन थियरी का रेलेवेंट फैक्ट हम रेस कर रहे हैं। अब इस रेलेवेंट फैक्ट को एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के प्रोसेस के थ्रू एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के थ्रू हमने ड्यूली प्रूफ कर दिया है, तो दिस मीन्स इट हैज बिकम एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। ठीक है, नाउ दिस फैक्ट ऑफ लास्ट सीन थियरी हैज बीन ड्यूली प्रूव्ड। इज दैट क्लियर? एट लास्ट वी हैव रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस। ठीक है, ठीक है। अब क्योंकि एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस के स्टेज के बाद एंड रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस के स्टेज के बाद जो वो पर्टिकुलर रेलेवेंट फैक्ट था वो ड्यूली प्रूव हो चुका है, इसीलिए हम कह रहे हैं एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट। नाउ देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि एक पर्टिकुलर केस में देयर आर सपोज 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, देयर आर अराउंड 7 रेलेवेंट फैक्ट्स इन द पर्टिकुलर केस। Is that clear? There are 7 relevant facts in this particular case. Hypothetically हम लोग इस चीज को ले रहे हैं, ठीक है। अब ये सातों के सातों relevant fact जो हैं वो prosecution ने प्रूव कर दिए। Now comes the stage of reliability of evidence. Reliability of evidence में क्या होगा? कोर्ट जो ये सातों के सातों relevant fact प्रूव हुए हैं इनको कनेक्ट करेगा और इनको कनेक्ट करके circumstantial evidence की चेन को कंप्लीट करने का प्रयास करेगा। अब कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन को कंप्लीट करने के लिए हो सकता है सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट 1 3 4 और 7 पे रिलाई करे, 5 6 और 2 इस पे रिलाई करे ना, भले आपने प्रूफ कर दिया, डजंट मैटर, लेकिन कोर्ट सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की चेन को कंप्लीट करने के लिए खाली 4 रेलेवेंट फैक्ट पे डिपेंडेड है, उन्हीं को कंसीडर कर रहा है, खाली 4 रेलेवेंट फैक्ट को कंसीडर कर रहा है। क्या कोर्ट ये कर सकता है? मैंने आपको बताया था ये चीज कि कौन सा फैक्ट एडमिसिबल होगा और कौन से फैक्ट पर कोर्ट रिलाई करेगा, ये कोर्ट की डिस्क्रिशन है। तो कोर्ट की डिस्क्रिशनरी पावर, कोर्ट ने भी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया और उसने खाली 4 रेलेवेंट फैक्ट पर रिलाई किया और रिलाई करके चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंप्लीट करने का प्रयास किया। ठीक है, जो ये चेन ऑफ सर्कमस्टेंशियल एविडेंस को कंप्लीट करने का प्रयास कोर्ट कर रहा है, इसी को हम कहते हैं अप्रेजल ऑफ एविडेंस। इसी को हम कहते हैं अप्रेजल ऑफ एविडेंस। क्या मतलब? हमारे पास बहुत सारे रेलेवेंट फैक्ट प्रूव्ड हैं, लेकिन कोर्ट की डिस्क्रिशन है कि वो किस रेलेवेंट फैक्ट पे रिलाई करेगा। कोर्ट ने खाली 4 रेलेवेंट फैक्ट पे रिलाई किया, क्योंकि कोर्ट जब अपनी जुडिशियल माइंड को अप्लाई करा, कोर्ट ने जब अपने जुडिशियल माइंड को अप्लाई किया, जब अपने डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया, तो उनके हिसाब से बाकी के जो 3 फैक्ट हैं वो उतने रेलेवेंट नहीं लगे केस में, और जो 4 फैक्ट रेलेवेंट फैक्ट जो प्रूव हुए थे, ठीक है, वही रेलेवेंट है और उसी से सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की जो चेन थी वो कंप्लीट हो गई। तो कोर्ट जो अपना जुडिशियल माइंड लगाता है टू एसर्टेन कि किस फैक्ट पर उसको डिपेंड करके अपना जजमेंट देना है, इसको हम कहते हैं अप्रेजल ऑफ एविडेंस। इज दैट क्लियर? ठीक है, अप्रेजल ऑफ एविडेंस को आप ये भी कह सकते हो रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट। ठीक है, रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स। ठीक है, मैंने आपको ये चीज बताया था, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रेलेवेंट फैक्ट व्हेन दे आर ड्यूली प्रूव्ड थ्रू एविडेंसेस, दे देमसेल्व्स बिकम एविडेंस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल रेलेवेंट फैक्ट एज सर्कमस्टेंशियल एविडेंस एंड एविडेंशियरी फैक्ट्स। आई होप अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स में आपको कोई डाउट नहीं होगा अब यहां पर अप्रेजल ऑफ एविडेंस में। ठीक है, हाँ, अप्रेजल ऑफ, इसको वैसे बेसिकली आप अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स ही कहिए, ठीक है, एविडेंस मत कहिए। अप्रेजल ऑफ फैक्ट्स और रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट्स, दे बोथ आर सेम and can be used at each other's place. Is that clear? तो आई गेस आपको अप्रेजल समझ में आ गया होगा। अब मैं इतना एक्सपेक्ट कर सकता हूं कि विथ रिगार्ड टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, रिलायबिलिटी ऑफ एविडेंस, एडमिसिबिलिटी ऑफ फैक्ट एंड रिलायबिलिटी ऑफ फैक्ट, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। स्टिल अगर होगा तो मैं एक बार इसको और रिपीट कर दूंगा। ठीक है, सो हमने पहला टॉपिक कर लिया। नाउ वी विल मूव टुवर्ड सेक्शन 168 सबसेक्शन 1 प्रोवाइजो। हमने इसको थोड़ा लूजली पढ़ा था अपने डिस्कशन को फर्दर कंटिन्यू करने के लिए और आपको समझाने के लिए चीज़ों को। ठीक है, अब ना मतलब इसमें कुछ बहुत ज़्यादा नहीं समझना है। जो इसका फर्स्ट, मैं आपको एक बात बता रहा, जो इसका जनरल पार्ट है और जो इसका सेकंड प्रोवाइजो है, इसको हम अभी क्यों नहीं पढ़ रहे? बिकॉज इसको हमें सेक्शन 348 एंड 351 BNSS के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो उसके साथ ही हम इसको कवर करेंगे। अभी इसको यहीं पे छोड़ दीजिए। अभी बस इसका जो प्रोवाइजो है
उसको हम आज कंक्लूड कर देंगे, उसकी डिस्कशन आज हम लोग कंक्लूड कर देंगे, ठीक है। तो लेट्स रीड द प्रोवाइजो। पहले पढ़ते हैं सेक्शन 168 का जो हेड नोट है वो क्या कहता है। जजेस पावर टू पुट क्वेश्चंस और ऑर्डर प्रोडक्शन। लेट्स कम टू प्रोवाइजो। प्रोवाइडेड दैट, देखिए प्रोवाइजो की इंटरप्रिटेशन क्या होती है, इट इज एन एक्सेप्शन टू द जनरल रूल। आगे, प्रोवाइडेड दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव्ड, ठीक है, एंड ड्यूली प्रूव्ड। इसका मतलब यहां पर क्या है कि जब जज अपना जजमेंट फॉर्म करेगा किसी भी पर्टिकुलर केस में, चाहे सिविल हो या क्रिमिनल हो, तो वो सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स पे अपना जजमेंट फॉर्म कर सकता है विच आर डिक्लेयर्ड टू बी रेलेवेंट बाय दिस अधिनियम। जज इरेलेवेंट फैक्ट्स पर जजमेंट को बेस नहीं कर सकता है। देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी किसी फैक्ट को प्रूव कर दिया हो, लेकिन वो फैक्ट फर्दर लाइक जज ने जब अपनी डिस्क्रिशनरी पावर को यूज किया, जब अपना जुडिशियल माइंड अप्लाई किया, तो उसको पता चला कि रेलेवेंट फैक्ट है ही नहीं, तो एक इरेलेवेंट फैक्ट है, ठीक है। तो बेसिकली लूजली अगर इसको समझे तो यहां पे क्या कहता है कि जो जजमेंट है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन फैक्ट्स विच आर डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम टू बी रेलेवेंट एंड ड्यूली प्रूव। दैट इज जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स डिक्लेयर्ड बाय दिस अधिनियम, दैट इज फ्रॉम सेक्शन 4 to 50, ठीक है। अब देखिए ये तो इसका पॉजिटिव इंप्लीकेशन हो गया। अब इसके नेगेटिव इंप्लीकेशन को हम समझते हैं क्या क्या है, ठीक है। ठीक है, मतलब ये बेसिकली नेगेटिव इंप्लीकेशन का मतलब यहां पर ये है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन इवन दो एक्सप्लिसिटली कोई बात तो कह रहा है, लेकिन इंप्लाइडली ये कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी लगा रहा है। तो वी नीड टू अंडरस्टैंड द रिस्ट्रिक्शंस जो कि सेक्शन 168 का प्रोवाइजो 1 लगा रहा है, ठीक है। पहला पहला जो पहला रिस्ट्रिक्शन ये लगा रहा है कोर्ट के ऊपर वो ये है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट, इट इज द ड्यूटी ऑफ द कोर्ट not to allow evidence on irrelevant facts. Now what does this mean? देखिए हमने प्रोवाइजो में क्या पढ़ा कि जो जजमेंट है इट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड। तो कहीं ना कहीं एक नेगेटिव इंप्लीकेशन तो ये भी निकल के आता है ना कि आप जो पार्टीज हैं अगर वो कोई भी इरेलेवेंट फैक्ट प्रोड्यूस करने का प्रयास करते हैं तो आप उसको रोक दो। क्यों? क्योंकि अगर वो आप उनको अलाउ कर दोगे इरेलेवेंट फैक्ट प्रोड्यूस करने के लिए तो पहली बात तो क्या होगा, इससे तो जो ट्रायल है वो लंबा खींचेगा, पहली चीज। और दूसरी चीज ये आप उन इरेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर रिलाई नहीं कर सकते। तो पहला नेगेटिव इंप्लीकेशन क्या है कि आपको खुद ही एज अ जज यू शुड नॉट अलाउ एविडेंस ऑन इरेलेवेंट फैक्ट्स, ठीक है। इसीलिए सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 के अंदर हमने जज को यह पावर दी है कि वो क्वेश्चन कर सकता है, जब भी कोई फैक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा वो क्वेश्चन कर सकता है कि बताओ मुझे ये पर्टिकुलर फैक्ट हमारे केस में रेलेवेंट कैसे है। इज दैट क्लियर? सेकंड, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज, वैसे मैं ये नोट्स प्रोवाइड करूंगा बट फिर भी आपको लिख के समझा दे रहा। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू ओनली prove relevant facts और फैक्ट इन इशू, ठीक है। FII लिख दिया मैंने। देखिए इंप्लाइडली कहीं ना कहीं ये जो प्रोवाइजो है ये पार्टीज के ऊपर भी एक रेस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा है कि अगर आपको प्रूफ करना है तो आप सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट को प्रूफ करो, आप कोई भी इरेलेवेंट फैक्ट लेके मत आओ ना उसको प्रूफ करो, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ प्रोवाइजो कहता है दैट द जजमेंट मस्ट बी बेस्ड अपॉन रेलेवेंट फैक्ट्स ड्यूली प्रूव्ड। तो इंप्लाइडली से ये भी निकल के आता है ना कि पार्टीज के पास ये राइट है कि वो रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस दे सकते हैं। भैया जब आप रेलेवेंट फैक्ट की एविडेंस दोगे तभी उसको ड्यूली प्रूव करोगे ना। तो यहां पर क्या है, राइट ऑफ द पार्टी, राइट ऑफ द पार्टी टू गिव एविडेंस ऑन रेलेवेंट फैक्ट्स एंड फैक्ट इन इशू, ठीक है। नाउ लास्ट इंप्लीकेशन क्या निकल के आता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टी, ऑफ द पार्टीज कर देते हैं, इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज, क्योंकि दोनों ही पार्टीज रेलेवेंट फैक्ट्स को रेज कर सकते हैं, टू ड्यूली प्रूव रेलेवेंट फैक्ट्स। इट इज द ड्यूटी ऑफ द पार्टीज टू ड्यूली प्रूव रेलेवेंट फैक्ट्स। इज दैट क्लियर? ये सारे इंप्लीकेशन निकल के आते हैं सेक्शन 168 के प्रोवाइजो से, फर्स्ट प्रोवाइजो से, ठीक है। अब इसमें और कोई डिस्कशन नहीं करना है। नाउ लेट्स मूव टू सेक्शन 3।
ठीक है। एविडेंस में बी गिवन ऑफ फैक्ट्स इन इशू एंड रेलेवेंट फैक्ट्स। देखिए मैंने आपको बताया था कि सेक्शन 3 जो है हम कभी भी उसको रेलेवेंट फैक्ट्स की कैटेगरी में इन्वॉल्व नहीं करते हैं। अगर मेंस की मैं बात करूं तब की बात कर रहा, ठीक है। प्रीलिम्स में आप लिखोगे सेक्शन 3 से 50, ठीक है, बट मेंस में आप खाली सेक्शन 4 से 50 को ही मेंशन करोगे क्योंकि वहीं पर खाली रेलेवेंट फैक्ट्स की बात की गई है। सेक्शन 3 जो है ये डिक्लेरेटरी प्रोविजन है, एक डिक्लेरेशन देता है, ठीक है। क्या बोलता है ये? एविडेंस मे बी गिवन discretionary power in any suit or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others. Now, what is section 3 is saying? कि आप एविडेंस दे सकते हो, हम आपको एविडेंस देने से रोक नहीं रहे, लेकिन हम एविडेंस सिर्फ तभी अलाउ करेंगे if that particular evidence is given to prove the existence or non-existence of a relevant fact or fact in issue, ठीक है। यहां पर यह कह रहा है कि एविडेंस we will only allow you to give when that particular evidence shows the existence or non-existence of a relevant fact or fact in issue। आगे क्या कहता है? hereinafter declared to be relevant, that is relevant fact, and of no others। and of no others का मतलब क्या है कि आप एविडेंस दे ही नहीं सकते टू प्रूव एन irrelevant fact। and of no others का इंटरप्रिटेशन यहां पर यह है कि सिर्फ और सिर्फ आप एविडेंस दोगे टू प्रूव द एग्जिस्टेंस एंड नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट एंड फैक्ट इन इशू। एंड ऑफ नो अदर्स मीन्स आप इसके अलावा किसी भी चीज की एविडेंस नहीं दे सकते। इज दैट क्लियर? ठीक है, ओके। नाउ ये हमने समझ लिया था, ठीक है। एंड ऑफ नो अदर्स हमने समझ लिया था। नाउ लेट्स कम टू द एक्सप्लेनेशन। एक्सप्लेनेशन से क्या कहता है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन, दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट विच he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन है ये, ठीक है। यहां पर ये क्या कहता है सेक्शन 3 एक्सप्लेनेशन, बहुत ध्यान समझिएगा इसको। ये कहता है कि ये जो पर्टिकुलर सेक्शन है, देखिए सेक्शन आपको क्या कहता है, ये कहता है कि आपको हमने ये राइट दिया है कि आप एविडेंस दे सकते हो टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू। नाउ सपोज देयर इज अ सिचुएशन जहां पर आप एविडेंस देना चाहते हो किसी रेलेवेंट फैक्ट या फैक्ट इन इशू की एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस को शो करने के लिए, लेकिन हम आपको तब भी अलाउ नहीं कर रहे हैं। सेक्शन 3 एकदम क्लियरली कहता है कि हम आपको अलाउ कर देंगे अगर आप एविडेंस देना चाहते हो, ये आपका राइट है। अभी हमने 168 के प्रोवाइजो में भी समझा था कि पार्टीज के पास ये राइट है कि वो रेलेवेंट फैक्ट को रेज कर सकते हैं और उनको प्रूव कर सकते हैं। लेकिन सेक्शन 3 का एक्सप्लेनेशन ये कहता है कि ये पर्टिकुलर सेक्शन जो है ये किसी भी पार्टी को, किसी भी पर्सन को इनेबल नहीं करता एविडेंस देने के लिए, ठीक है, किसी भी ऐसी चीज का जिसके लिए अब वो डिसइंटाइटल हो चुका है बिकॉज ऑफ द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर। समझाता हूं इसको, एग्जांपल समझाता हूं, ज्यादा समझ में आएगा आपको। देखिए मैं सिर्फ 2 ऑर्डर्स को रेफर कर रहा, ठीक है। एक है आपका ऑर्डर 7 रूल 14 ऑफ सीपीसी एंड देन देयर इज ऑर्डर 8 रूल 1 कैपिटल ए सीपीसी, ठीक है। ये क्या कहता है मैं आपको बताता हूं कि जब प्लेंटिफ प्लेंट को प्रेजेंट करेगा तो उसकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करे प्लेंट में, ठीक है। वो एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स भी अटैच करे प्लेंट में, उन डॉक्यूमेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स जिन पे वो रिलाई करेगा ट्रायल के दौरान टू प्रूव हिज केस। अगर आपने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में कोई डॉक्यूमेंट इंक्लूड नहीं किया है तो कोर्ट आपको फिर अलाउ नहीं करेगी उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को कोर्ट में प्रोड्यूस करने के लिए। ध्यान समझिए मैं क्या बोल रहा। ऑर्डर 7 रूल 14 ये कहता है कि जब आप प्लेन प्रेजेंट करते हो तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उसके साथ आप एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स लगाओ, ठीक है। और उन लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स का नाम मेंशन करो जिन पे आप रिलाई करोगे ड्यूरिंग द ट्रायल। अब अगर आपने मान लीजिए लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, ठीक है, बट आपने कोई एसेंशियल डॉक्यूमेंट था या कोई भी डॉक्यूमेंट था जिस पे आप रिलाई कर सकते थे बट आपने वो उस लिस्ट में इंक्लूड नहीं किया, तो कोर्ट जो है वो आपको अलाउ नहीं करेगी उस डॉक्यूमेंट को एज एन एविडेंस कोर्ट में यूज करने के लिए। वैसे तो मैं आपको समझाऊं, अगर प्रैक्टिकली आपको समझाऊं कोर्ट में क्या होता है, ऐसे सिचुएशन में
पार्टीज अगर कोई डॉक्यूमेंट इंक्लूड करना भूल जाती है तो सेक्शन 151 सीपीसी के अंदर वो एक एप्लीकेशन लगाते हैं टू इंक्लूड दोज डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। और जनरली कोर्ट जो है वो लिबरल होती है और उन डॉक्यूमेंट्स को अलाउ कर देती है कुछ कॉस्ट वगैरह लगा के। बट एक्सप्रेस प्रोविजन क्या कहता है? एक्सप्रेस प्रोविजन ये कहता है कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स पे आप रिलाई कर रहे हो उनको आपको एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड करके प्लेन के साथ अटैच करके फिर कोर्ट में फाइल करना है। अगर आप नहीं करते हो तो हम आपको बाद में अलाउ नहीं करेंगे, इवन दो वो डॉक्यूमेंट जो है वो एक रेलेवेंट फैक्ट को प्रूव करने के लिए है, बट स्टिल हम उस एविडेंस को अलाउ नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए ए और बी है, इनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ठीक है। बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच कर दिया, ए ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया, उसमें कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। ए ने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट सबमिट किया और उसमें कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, जो ओरिजिनल कॉपी थी कॉन्ट्रैक्ट की या फिर जो भी डॉक्यूमेंट पर रिलाई करने वाला था उसमें उसने लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट को, ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। अब यहां पर क्या होगा, ऑर्डर 7 रूल 14 तो आपको प्रोहिबिट कर दिया कि अब आप इस कॉन्ट्रैक्ट पे रिलाई नहीं कर सकते। इज दैट क्लियर? तो यही कह रहा है एक्सप्लेनेशन पार्ट कि अगर आप देखिए, इसको फिर से पढ़ते हैं एक बार, क्या कह रहा है ये? हाँ, this section shall not enable any person to give evidence of a fact which he is disentitled to prove by any provision of the law for the time being in force relating to civil procedure। सिंपली यही कह रहा है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन सेक्शन 3 आपको इनेबल नहीं कर देगा अगर कोई सिविल लॉ जो है वो आपको रोकता है उस पर्टिकुलर चीज की एविडेंस देने के लिए, ठीक है। तो हमने अभी समझा ना, ऑर्डर 7 रूल 14 जो है वो क्लियरली यही कहता है कि आपको लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट अटैच करने, अगर आपने नहीं किया है तो आप कोई भी नया डॉक्यूमेंट कोर्ट में इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते, ठीक है। एंड सेम अप्लाइज टू रिटन स्टेटमेंट। जो प्लेंट का रिप्लाई होता है उसे हम कहते हैं WS या फिर रिटन स्टेटमेंट, उस पर भी ये सेम प्रिंसिपल अप्लाई होता है कि जब आप रिटन स्टेटमेंट फाइल करोगे तो जिन भी डॉक्यूमेंट्स पर आप रिलाई करने वाले हो उनका एक लिस्ट सबमिट करो, और अगर आप नहीं करते हो तो बाद में हम आपको उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट पे रिलाई करने के लिए अलाउ नहीं करेंगे। बट समझिए, इसको कनेक्ट करते हैं सेक्शन 3 से, ठीक है। तो सेक्शन 3 जो है वो क्या कहता है कि आप किसी भी रेलेवेंट फैक्ट के ऊपर एविडेंस दे सकते हो टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस। अब ए और बी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ था, ए ये शो करेगा कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, बट ए ने क्या किया, कॉन्ट्रैक्ट को लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं किया, ठीक है। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स में इंक्लूड ही नहीं किया, तो अब जब वो लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट में कॉन्ट्रैक्ट को इंक्लूड ही नहीं करेगा तो वो शो कैसे करेगा कि बी ने कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच किया है, और जो लॉ है वो उसको प्रोहिबिट भी कर दिया। सो दैट्स व्हाट द एक्सप्लेनेशन पार्ट ऑफ सेक्शन 3 इज सेइंग। इज दैट क्लियर? आई होप ये समझ में आपको आ गया होगा, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ लेते हैं इसको। दिस सेक्शन शैल नॉट इनेबल एनी पर्सन टू गिव एविडेंस ऑफ अ फैक्ट व्हिच ही इज डिसएंटाइटल्ड टू प्रूव बाय एनी प्रोविजन ऑफ द लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स रिलेटिंग टू सिविल प्रोसीजर। बेसिकली इसमें एक इंटरप्रिटेशन आप ये भी अप्लाई कर सकते हो कि बीएसए जो है वो एक जनरल लॉ है, ठीक है, और सीपीसी जो है वो एक स्पेशल लॉ है, ठीक है। एंड द स्पेशल लॉ विल प्रिवेल ओवर द जनरल लॉ। तो अगर स्पेशल लॉ में आपको प्रोहिबिट किया है किसी भी चीज की एविडेंस देने से, अगर आपको प्रोहिबिट किया किसी भी चीज की एविडेंस देने से, तो ये जो स्पेशल लॉ है इट विल प्रिवेल ओवर भारतीय साक्ष्य अधिनियम। आई होप दिस इज क्लियर, आप हो गया ना आपको ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट, ओके, एक चीज आपको और बतानी थी इसमें। ठीक है, अब ये सुन के आप थोड़ा सरप्राइज होंगे, बट बताना पड़ेगा मुझे बिकॉज दैट इज माई रेस्पॉन्सिबिलिटी, दैट इज माई ड्यूटी। एविडेंस मे बी गिवन इन एनी सूट or proceeding of the existence or non-existence of every fact in issue and of such other facts as are hereinafter declared to be relevant and of no others। सेक्शन 3 जो है एक्सप्लिसिटली ये चीज मेंशन कर दिया है कि एविडेंस हम सिर्फ दे सकते हैं टू शो द एग्जिस्टेंस और नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ अ फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट एंड ऑफ नो अदर्स, यानी कि हम इरेलेवेंट फैक्ट्स के ऊपर एविडेंस नहीं दे सकते। लेकिन लेट मी टेल यू, इवन वी कैन गिव एविडेंसेस ऑन इरेलेवेंट फैक्ट, वी कैन, ठीक है। देयर आर सर्टेन एक्सेप्शन टू दिस रूल। द फर्स्ट इज सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 एंड द अदर इज सेक्शन 158 BSA, ठीक है। ये क्या है, कैसे हैं, इनको हम बाद में समझेंगे, ठीक है। अभी इसको हमको समझने की आवश्यकता नहीं है, बस मैं आपको ये बता रहा कि इरेलेवेंट फैक्ट के ऊपर भी एविडेंसेस दे सकते हैं क्योंकि इसके ऊपर 2 एक्सेप्शंस हैं, 141 सबसेक्शन 2 एंड सेक्शन 148। बट लेट मी टेल यू इसमें आखिर है क्या, ठीक है, लूजली आपको समझा दे रहा। देखिए, प्राइमा फेसाई वो जो एविडेंसेस हैं दे आर इरेलेवेंट, सॉरी प्राइमा फेसाई जो फैक्ट हैं दे आर इरेलेवेंट, ठीक है।
लेकिन जब वो पर्टिकुलर फैक्ट, ठीक है, जब वो पर्टिकुलर फैक्ट किसी एक और फैक्ट से कनेक्ट हो जाता है तो ये इरेलेवेंट फैक्ट जो है ये रेलेवेंट हो जाता है, ठीक है। इन आइसोलेशन दैट पर्टिकुलर फैक्ट इज इरेलेवेंट, लेकिन व्हेन दैट पर्टिकुलर फैक्ट इन आइसोलेशन गेट्स कनेक्टेड टू सम अदर फैक्ट इट बिकम्स रेलेवेंट, ठीक है। तो प्राइमा फेसाई वो जो फैक्ट है वो इरेलेवेंट ही लगेगा और वो इरेलेवेंट भी है, लेकिन आगे जब उसको किसी और फैक्ट से कनेक्ट करते हैं तो वो रेलेवेंट बन जाता है। तो इसके दो एक्सेप्शंस याद रखिएगा, अब इसको हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। नाउ आवर लास्ट टॉपिक फॉर टुडे, सेक्शन 141 सबसेक्शन 1, ठीक है। 141 सबसेक्शन 2 पे बहुत बड़ी डिस्कशन है, तो इसीलिए मैं सबसेक्शन 2 को सोचा कि नेक्स्ट लेक्चर में शुरू करूंगा। ओके, जस्ट टू डिसाइड एज टू एडमिसिबिलिटी ऑफ एविडेंस, लेट्स रीड। व्हेन ईदर पार्टी प्रपोजेस टू गिव एविडेंस ऑफ एनी फैक्ट, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. तो सेक्शन 141 सबसेक्शन 1 जो है ये दिस बेसिकली टॉक्स अबाउट द जनरल रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी, ठीक है। जनरल रूल ऑफ एडमिसिबिलिटी, ठीक है। ये बेसिकली ये कहता है कि अगर कोई भी पार्टी वो प्रपोज करती है कि हमें किसी फैक्ट को प्रूव करना है, ठीक है, दे प्रपोज कि दे वांटेड टू प्रूव अ फैक्ट, और वो फैक्ट को प्रूव कैसे करेंगे, वो फैक्ट को प्रूव करेंगे थ्रू ओरल और डॉक्यूमेंट्री एविडेंस, ठीक है। तो यहां पर इस सिचुएशन में द ऑपोजिट पार्टी और द कोर्ट, दोनों को ही ये पावर है, ऑपोजिट पार्टी को भी और कोर्ट को भी, कि वो ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, वो ये चीज प्रूफ करने से उसको रोक सकते हैं। एंड दे कैन आस्क कि मुझे एक बात बताओ कि ये जो पर्टिकुलर फैक्ट है अगर हम इसको प्रूफ कर देते हैं तो ये आपके केस से रेलेवेंट कैसे है, ठीक है। आपको वो ऑब्जेक्ट करके आपसे पूछ सकते हैं कि मुझे बताओ कि अगर ये पर्टिकुलर फैक्ट को आप प्रूफ कर देते हो तो आप ये फैक्ट रेलेवेंट कैसे है। देन आफ्टर दैट जब ये क्वेश्चन कोर्ट रेस कर देगा, ठीक है, तो यहां पर बर्डन ऑफ प्रूफ जो है इट वुड बी अपॉन द पार्टी हु इंट्रोड्यूस द फैक्ट टू प्रूव दैट दिस पर्टिकुलर फैक्ट इज रेलेवेंट, ठीक है। देखिए यहां पे क्या कह रहा है, when either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact is proved would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एग्जाम्पल समझाता हूं। ए के ऊपर ये एलिगेशन लगता है कि उसने बी का मर्डर कॉज किया है, ठीक है। जो मर्डर हुआ है वो हुआ है 7:30 बजे, सपोज इन दिल्ली, ठीक है। सपोज जो मर्डर हुआ है वो 7:30 बजे हुआ है दिल्ली में। अब यहां पे पूरा ट्रायल चल रहा है ए के अगेंस्ट में कि तुमने उसका मर्डर किया, ये वो ब्ला ब्ला जो भी है, ठीक है। ए एक फैक्ट कोर्ट में लेके आता है, ठीक है। एक फैक्ट क्या लेके आता है, वो लेके आता है सपोज वो किसी होटल का बिल लेके आता है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट्री एविडेंस कोर्ट में लेके आता है, ठीक है। होटल का बिल लेके आता है एंड सपोज वो होटल का सीसीटीवी फुटेज भी लेके आता है। अब वो ये लेके आया, कोर्ट पूछेगी अरे एक बात बताओ, ये जो तुम जो ये बिल लेके आए हो होटल का कि तुम्हारा इतना खर्चा हुआ है ये वो, ठीक है, और जो तुम ये सीसीटीवी फुटेज लेके आए हो ये हमारे केस में रेलेवेंट कैसे है, जरा ये समझाने का प्रयास करो। कोर्ट कैन क्वेश्चन दिस, क्योंकि आपने एक पर्टिकुलर फैक्ट को इंट्रोड्यूस किया है तो आपको ये बताना पड़ेगा, इट्स योर ड्यूटी, कि ये पर्टिकुलर फैक्ट रेलेवेंट कैसे है। अब आप दिखाते हो कि 7:30 बजे दिल्ली में मर्डर हुआ था, सपोज ऑन 17 जनवरी 2026, ठीक है। 7:30 बजे 17 जनवरी 2026 को मर्डर हुआ था। आप एक होटल का बिल लेके आते हो जिसमें यह लिखा हुआ था कि आपके 2 दिन का खर्चा कितना आया, ठीक है। बिल था 2 दिन का खर्चा कितना है, सपोज 7,000 रुपए आया, और ये जो 2 दिन था इट वॉज 16 to 17 जनवरी, ठीक है, 16 to 17 जनवरी। और सीसीटीवी फुटेज में ये दिखा रहे हैं कि रात के 9:30 बजे आप उस होटल को एग्जिट कर रहे हो, रात को 9:30 बजे आप उस होटल से एग्जिट कर रहे हो, ठीक है। तो आपने ये फैक्ट प्रोड्यूस किया कि मेरे पास होटल का बिल है और मेरे पास ये भी है कि मैं रात को 9:30 बजे उस होटल से एग्जिट कर रहा हूं, ठीक है। अब आप यहां पर ये जो पर्टिकुलर फैक्ट कोर्ट के सामने ला रहे हो, इससे आप क्या प्रूफ करना चाहते हो, इससे आप प्रूफ करना चाहते हो एलाबाई,
कि मैं तो प्लेस ऑफ क्राइम पे प्रेजेंट ही नहीं था, और जब मैं प्लेस ऑफ क्राइम पे प्रेजेंट ही नहीं था तो मैं क्राइम को कमिट कैसे करूंगा? तो आपने यहां पर यह दिखा दिया कि आप एक डिफेंस लेना चाहते हो एलाबाई का, और ये जो डिफेंस है एलाबाई का, इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। ठीक है, इट इज अ रेलेवेंट फैक्ट। इज दैट क्लियर? समझ में आ गया आपको? आपने ये चीज प्रूव कर दिया कि एक रेलेवेंट फैक्ट है, एंड नाउ कोर्ट विल अलाउ यू टू गिव एविडेंस। नेक्स्ट देखिए, आप फिर से पढ़ लेते हैं, क्या कहता है? When either party proposes to give evidence of any fact, the judge may ask the party proposing to give the evidence in what manner the alleged fact, if proved, would be relevant, and the judge shall admit the evidence if he thinks that the fact, if proved, would be relevant and not otherwise. तो आपने यहां पर ये प्रूव कर दिया कि दिस फैक्ट इज रेलेवेंट एंड यू आर अलाउड टू गिव एविडेंस ऑन दैट फैक्ट। इज दैट क्लियर? ठीक है। सो आई होप इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा, मैं आपको समझा दूंगा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में। सो थैंक यू सो मच। विल स्टार्ट विद सेक्शन 141 सबसेक्शन 2 इन आवर नेक्स्ट लेक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है, उसको मिस मत करिएगा। अच्छा, बाय द वे मैं ये भी सोच रहा था, आपका ओपिनियन चाहिए। मैं सोच रहा हूँ लाइव आने का, एक डाउट क्लियरिंग सेशन हम रख लेते हैं संडे टू संडे। ठीक है, 2-3 घंटे का। अगर आपको कोई भी डाउट है ना, तो आप लाइव आइए, मेरे से वहाँ क्वेश्चन कर लीजिए। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दे रहा, जो भी डाउट होगा, वो जो सब्जेक्ट मैं उस समय पढ़ा रहा हूँ, सिर्फ मेरे को उसी का डाउट चाहिए, और जितना टॉपिक मैंने पढ़ा है सिर्फ उसी का चाहिए। ठीक है, तो अगर आप चाहते हो कि मैं एक डाउट सेशन लूँ तो बता देना मुझे कमेंट सेक्शन में, उसके हिसाब से मैं अपना शेड्यूल बना लूँगा डाउट सेशन के लिए। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।